तो हम प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर 15 क्लास 11th एनसीईआरटी प्लांट फिजियोलॉजी तीसरा हम वीडियो कर रहे हैं। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये चैप्टर है और अब तक हम 2 वीडियो कर चुके हैं और हमने पहले वीडियो में ये देखा था कि ये जो यहाँ पर टॉपिक्स हैं ग्रोथ, डिफरेंशिएशन, डेवलपमेंट, इनमें क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। और फिर दूसरे वीडियो में हमने देखा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स में क्या आ सकते हैं। और जैसा मैंने आपसे ये कहा था कि अब हम देखेंगे जो एक्सटर्नल एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं वो किस तरह से असर डालती हैं प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट पे। और मैंने आपसे ये कहा था कि मैं इस टाइम पर आपको एक कंसेप्ट पढ़ाने की कोशिश करूँगा। तो देखिए, पहले वाले वीडियो में मैंने आपको एनसीईआरटी के साथ साथ एकदम बहुत तरीके से कंसेप्ट भी पढ़ाए थे और आपका ध्यान भी दिलाया था लाइंस में। दूसरे वाले वीडियो में मैंने आपको ये कहा कि आप एक फैक्ट शीट बनाइए। कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई थी, समझाने की कोशिश की थी कि किस तरह से प्रोसीड किया जा सकता है और फिर उनको याद रखने की कोशिश कीजिए। आखिर में मैंने उसमें भी कुछ कंसेप्ट बताए थे। अब मैं इस अपॉर्चुनिटी पे इस वीडियो में केवल एक कंसेप्ट की बात करूंगा, वो है फोटो पीरियडिज्म। सो फोटो पीरियडिज्म पर मैं यहाँ पर बात करने के लिए आपसे ये वीडियो आपके साथ कर रहा हूँ। तो देखिए, पहले एक शब्द समझिए, फोटोमॉर्फोजेनेसिस। तो थोड़ा सा कंसेप्चुअल पार्ट है, थोड़ा आपको पसंद आएगा, आप ध्यान से देखिए। फोटोमॉर्फोजेनेसिस, तो फोटोमॉर्फोजेनेसिस आप इस चीज को कहेंगे कि लाइट जो है वो प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट में कई इवेंट्स को ट्रिगर करती है। So this combined thing is called as photomorphogenesis. So again I am saying that many events in plant growth and development are triggered by light, and we are calling all these events included in this process which is called as photomorphogenesis. तो आप जानते हैं लाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है प्लांट की लाइफ में। अब देखिए, प्लांट क्या डिटेक्ट करता है लाइट के लिए। सो लाइट में प्लांट, ये तो आप जानते ही हैं कि प्रेजेंस है कि एब्सेंस है, ये तो करता ही करता है। दूसरी चीज याद रखिए, ड्यूरेशन कितनी देर की है। इसके अलावा इंटेंसिटी को भी जज कर सकता है और इसके अलावा अगर आपको याद है तो वेवलेंथ को भी कर सकता है। सो ये वो सारे, जब हम केवल लाइट की बात करते हैं तो लाइट इज नॉट अ वेरी सिंपल पैरामीटर। तो लाइट के भी क्या क्या चीजें देखिए, कैरेक्टरिस्टिक है कि नहीं है, ड्यूरेशन क्या है, इंटेंसिटी क्या है, वेवलेंथ क्या है। और अगर आप वेवलेंथ को समझ पा रहे हैं तो आप इधर देखिए, आप इजीली कोरिलेट कर सकते हैं कि कलर को जज करता है। सो आप जानते हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में, विबग्योर के बारे में आप जानते हैं। और आप जानते हैं अलग अलग वेवलेंथ की लाइट का अलग अलग क्या होता है, कलर होता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें कौन जज करता है? प्लांट जज करता है। अब आप इधर देखिए कि जब मैं वेवलेंथ की बात कर रहा हूं तो मैं शुरुआत कर रहा हूं वेवलेंथ से। और हम जानते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस हमने पढ़ा हुआ है, वेवलेंथ या कलर की बात कर रहे हैं, तो आपने फोटोसिंथेसिस में एक्शन स्पेक्ट्रम वाला कंसेप्ट देखा होगा। सो एक्शन स्पेक्ट्रम का कंसेप्ट ये हुआ कि आप ये देखना चाह रहे हैं कि किस वेवलेंथ की लाइट या किस कलर की लाइट पे सबसे ज़्यादा यील्ड आती है। तो इस चीज़ को आप क्या कहते हैं? एक्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। और जब आपने फोटोसिंथेसिस का एक्शन स्पेक्ट्रम आपने स्टडी किया होगा तो आपने ये देखा कि 2 लाइट्स बहुत इफेक्टिव हैं, 2 कलर की लाइट्स बहुत इफेक्टिव हैं, एक तो ब्लू लाइट और एक रेड। सो ये बात मुझे पक्के तौर पे पता है आपको आती है। सो एक्शन स्पेक्ट्रम आपको समझ में आया। जब आपने ब्लू कलर की लाइट दी तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज़्यादा था, जब आपने रेड कलर की लाइट दी तो आपने फोटोसिंथेसिस देखा कि वो ज़्यादा था। फिर आप याद कीजिए, आपने इस एक्शन स्पेक्ट्रम को जो डिफरेंट पिगमेंट्स हैं उनके एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के साथ में मैच किया था और फिर आपने ये बताया था कि क्लोरोफिल ए मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हो सकता है। सो मुझे उम्मीद है ये बात समझ में आ गई। अब जब इस चीज को साइंटिस्ट देख रहे थे तो उन्हें एक चीज पहले ही समझ में आ गई कि इसका मतलब 2 तरह के लाइट डिटेक्टिंग रिसेप्टर्स हो सकते हैं।
सो प्लांट में जो फोटो रिसेप्टर्स हैं वो फोटो रिसेप्टर्स हो सकते हैं। इसका मतलब इसको जज करने के लिए आप जानते हैं आपको क्या चाहिए, फोटो रिसेप्टर्स चाहिए। और फोटो रिसेप्टर्स दो तरह के हो सकते हैं, एक जो ब्लू लाइट के लिए फोटो रिसेप्टर्स हैं और एक वो जो प्रीडोमिनेंटली रेड लाइट के फोटो रिसेप्टर्स हैं। कौन सी वेवलेंथ ऑफ लाइट को डिटेक्ट या एब्जॉर्ब कर सकते हैं। सो ये बात बड़ी आसान है। दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल लॉजिकल कंक्लूजन। अब ये जो ब्लू लाइट रिसेप्टर है ये बहुत दिनों तक लोगों को परेशान करता रहा, बहुत दिनों तक लोगों को परेशान करता रहा। फिर हमें बाद में पता चला कि इससे बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सेज होते हैं। दो का एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, याद रखिएगा, देख लीजिएगा मैं शब्द क्या लिख रहा हूं। यहां पर मैं लिख रहा हूं फोटोट्रॉपिज्म, फोटो पीरियडिज्म नहीं लिख रहा हूं बेटे, फोटोट्रॉपिज्म कह रहा हूं, जो मैंने आपको ऑक्सिन के टाइम पे बताया था। आपको ध्यान है, बेंडिंग टूवर्ड्स द लाइट, ओट कोलियोप्टाइल, इस तरह की चीज़ों में हमने देखा था कि लाइट की तरफ बेंड कर रहा है। उस मूवमेंट को हमने क्या कहा था, फोटोट्रॉपिज्म। हम जानते हैं कि अब इसके पीछे ब्लू लाइट रिसेप्टर्स हैं। इसके अलावा लाइट इंड्यूस्ड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, ये भी आप प्लांट वाटर रिलेशन में पढ़ चुके हैं। लाइट इंड्यूस करती है ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। अगेन द लाइट विच इज इंपॉर्टेंट इज बेसिकली द ब्लू लाइट। और ये जो रेड लाइट वाले फोटो रिसेप्टर्स हैं इनको अब हम कहेंगे फाइटोक्रोम्स। सो इसको हमने क्या कहा, फाइटोक्रोम्स। सो इसको देखिए, मैंने कितने बढ़िया आपको एक तरीके से बड़ा सिंप्लीफाई कर दिया। वेवलेंथ, एक्शन स्पेक्ट्रम, आपने देखा ब्लू और रेड बहुत इफेक्टिव है। लॉजिकल कंक्लूजन ये था कि फोटो रिसेप्टर्स होने चाहिए, इसको एब्जॉर्ब करने वाले, इसको एब्जॉर्ब करने वाले। और आपने ये कहा एक ब्लू लाइट फोटो रिसेप्टर्स हैं, रेड लाइट फोटो रिसेप्टर्स हैं। ब्लू लाइट के आपने ये देखे कि क्या इंपॉर्टेंट फंक्शंस हो सकते हैं, और रेड लाइट फोटो रिसेप्टर्स को आपने क्या कहा, फाइटोक्रोम्स कहा। सो आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर, दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। अब आप देखिए, ये मैं अब डिस्कस करूंगा फाइटोक्रोम के बारे में। सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट फाइटोक्रोम्स। आप जानते हैं मैं जो आपको कंसेप्ट पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं थोड़ा सा, वो फोटो पीरियडिज्म है। और अब मैं बात कर रहा हूं फाइटोक्रोम। और हमने ये कहा कि फाइटोक्रोम बेसिकली रेड लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। इतनी बात हमें समझ में आ गई। अब इसकी दो फॉर्म्स हैं। एक फॉर्म है इसे हम कहते हैं PR, एक फॉर्म है जिसे हम कहते हैं PFR। सो देखिए, PR और PFR ये एब्जॉर्ब करता है रेड लाइट, और इसका एक रिप्रेजेंटेटिव वेवलेंथ आप 660 नैनोमीटर लेके चलिए। और ये एब्जॉर्ब करता है फार रेड लाइट, और इसकी वेवलेंथ आप एक रिप्रेजेंटेटिव वेवलेंथ 730 नैनोमीटर्स ले लीजिए। पहली बात तो ये समझिए, प्लांट जब फाइटोक्रोम सिंथेसाइज करता है तो इस फॉर्म में बेसिकली सिंथेसाइज करता है। पहली बात। एक और बात आपको समझ में आ गई। दूसरी चीज ये समझिए कि इन दोनों फाइटोक्रोम के जो लाइट एब्जॉर्बिंग पोर्शंस हैं, दोनों फाइटोक्रोम के जो लाइट एब्जॉर्बिंग पोर्शंस हैं वो इंटर कन्वर्टिबल हैं, इंटर कन्वर्टिबल है। अब इसका मतलब समझिए, तो मैंने यहां पर यह कहा कि लाइट एब्जॉर्बिंग पोर्शंस ऑफ द फाइटोक्रोम्स आर इंटर कन्वर्टिबल। तो लेट मी राइट इट डाउन। तो मैं इसको थोड़ा सा रीइंफोर्स कर रहा हूं, लाइट एब्जॉर्बिंग पोर्शंस of phytochromes are interconvertible। इसका मतलब समझिए। तो देखिए, एक तरफ मैं PR लिखता हूं, एक तरफ PFR लिखता हूं। देखिए ध्यान से, तो मेरे को यह पता है कि ये एब्जॉर्ब करता है रेड लाइट, और जब ये रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू PFR। ये फार रेड लाइट में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, PR फॉर्म इसमें कन्वर्ट हो जाता है। अब यहां पर मैं ये कह रहा हूं कि ये एब्जॉर्ब अगर करे फार रेड लाइट तो ये कन्वर्ट हो जाएगा रेड PR में। ये इंटर कन्वर्टिबिलिटी है। दोबारा समझते हैं, अगर PR एब्जॉर्ब करता जाए रेड लाइट को, सो इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू PFR,
और अगर ये कन्वर्ट करता जाए PFR रेड लाइट फार रेड लाइट को, तो ये कन्वर्ट वापस हो जाएगा PR में। सो दोनों के बीच में इंटर कन्वर्टिबिलिटी है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, ये जो कन्वर्जन है PR कन्वर्टिंग इनटू PFR इज मच फास्टर देन द कन्वर्जन ऑफ PFR इनटू PR। सो हमने ये कहा कि दिस कन्वर्जन is actually faster and this conversion is actually slower। तो अमेरिका में साइंटिस्ट ने जो लेट्यूस है उसके सीड्स के जर्मिनेशन को जब स्टडी किया तो उन्होंने ये देखा कि अगर ये देखिए बड़े ध्यान से समझिए, डार्क में रखा हुआ है तो सीड जर्मिनेट नहीं कर रहा है, और देखिए उसमें होगा PR, क्योंकि हमने क्या कहा कि PR जनरली प्लांट प्रोड्यूस करता है, उसका नंबर ज़्यादा होता है। अब अगर आपने रेड लाइट डाल दी बीच में, बड़े ध्यान से समझिएगा, तो सीड को किस में रखा हुआ है, आपने डार्क में रखा हुआ है और वो जर्मिनेट नहीं कर रहा, और आपने बीच में रेड लाइट डाल दी, तो जैसे ही आपने रेड लाइट डाली तो आप देखिए ये PR किस में कन्वर्ट हो जाएगा, PFR में। और ये PFR वो फॉर्म है फाइटोक्रोम की जो इवेंट्स को ट्रिगर करता है। सो इवेंट्स को ट्रिगर करने का काम कौन करता है, PFR। सो डार्क में जब सीड पड़ा हुआ था तो उसमें PR था, आपने रेड लाइट डाली, जैसे ही आपने रेड लाइट डाली तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसा मैंने कहा कि ये जो PR है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, PFR में कन्वर्ट हो जाएगा। और क्योंकि ये ट्रिगर करता है इवेंट को, तो इसने जर्मिनेशन को इंड्यूस कर दिया। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। इसका मतलब डार्क पीरियड को इंटरप्ट करने के लिए रेड लाइट बहुत इफेक्टिव लाइट है। इट इज अ वेरी वेरी इफेक्टिव लाइट फॉर इंटरप्टिंग द डार्क पीरियड। ये सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आ रहे होंगे। सो ये बात आपको समझ में आ गई। अब अमेरिकन साइंटिस्ट ने एक और काम किया। उन्होंने क्या किया, देखिए जैसे फॉर एग्जांपल हम दोबारा ले लेते हैं, हमने ये कहा कि डार्क पीरियड है, पूरा का पूरा पीरियड कैसा है, डार्क है, और उन्होंने सीड को रखा हुआ है, जर्मिनेशन नहीं हो रही। अब हमने ये कहा कि बीच में उन्होंने रेड लाइट दे दी, एक उन्होंने रेड लाइट कर दिया, यहाँ पर रेड लाइट से एक्सपोज किया, जिसकी वजह से डार्क पीरियड इंटरप्ट हो गया, PR किस में कन्वर्ट हो गया, PFR में, और उन्होंने देखा कि जर्मिनेशन को इंड्यूस किया जा सकता है। अब उन्होंने क्या किया, इसमें देखिए बड़े ध्यान से कि मान लीजिए रेड लाइट के बाद में एकदम फार रेड लाइट दे दी, रेड लाइट के बाद में एकदम फार रेड लाइट दे दी, तो देखिए हुआ क्या, जैसे ही आपने रेड लाइट डाली तो PR किस में कन्वर्ट हुआ होगा, PFR में, और लेकिन जैसे ही फिर आपने फार रेड लाइट डाली तो ये वापस कन्वर्ट हो गया होगा किस में, PR में। और ये ऐसा हुआ जैसे कि कोई फर्क आया ना हो। बहुत ध्यान से मेरी बात समझिए। तो अगर आपने रेड के बाद में फार रेड लाइट डाल दी तो इसकी वजह से आपने पहले इसको इसमें कन्वर्ट कराया और इसको इसमें कन्वर्ट कराया, लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि इसका कोई असर नहीं आएगा और जर्मिनेशन नहीं होगा। अब अगर देखिए मैं रेड, फार रेड और रेड कर दूं तो ये बात और याद रखना कि अगर आप इस तरह की लाइट डाल रहे हैं, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो जो लास्ट डाला है उसका इफेक्ट आएगा। दैट इज द इंपॉर्टेंट वन, जो आपने लास्ट में डाला है। रेड, फार रेड, फिर रेड डाला, अब आप सोचिए क्या होगा, रेड, फार रेड, फिर रेड और फिर फार रेड डाल दिया, फिर क्या होगा। तो मुझे उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। इस तरह के सीड्स को जैसे ही सनलाइट में आप एक्सपोज करेंगे तो सनलाइट में आप जानते हैं कि वो जो दोनों तरह की लाइट होती है, रेड और फार रेड, लेकिन मैंने आपको ये बताया था कि ये कन्वर्जन फास्टर है और ये कन्वर्जन क्या है, स्लोअर है, इसलिए जर्मिनेशन हो जाएगी। सो मैंने सीड जर्मिनेशन का एक कंसेप्ट आपको यहां पर दे दिया। तो मुझे उम्मीद है ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम आते हैं फोटो पीरियडिज्म पे। तो लेट मी रब इट डाउन। सो लेट अस टेक अनदर, थोड़ा सा लेट मी रब इट हार्डर। तो देखिए, अगर प्लांट में कोई फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, कोई भी फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स हो रहा है ड्यूरेशन ऑफ लाइट को, तो इसे आप फोटो पीरियडिज्म कहेंगे। जैसे वेरी फेमस वुड बी फ्लावरिंग। सो अ फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स ड्यू टू द ड्यूरेशन ऑफ लाइट वुड बी फोटो पीरियडिज्म एंड अ फेमस एग्जाम्पल वुड बी फ्लावरिंग। सो हमने ये कहा कि फोटो पीरियडिज्म,
तो ये शब्द आपको समझ में आ गया। आपको ये भी याद होगा कि मैंने जो पहले शब्द इस्तेमाल किया था वो बेसिकली फोटोमॉर्फोजेनेसिस किया था। अब जो मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं वो फोटो पीरियडिज्म है। तो अमेरिका में एक प्लांट जिसका नाम है मैरीलैंड मैमथ, म्यूटेंट वैरायटी है, ध्यान दीजिएगा, मैरीलैंड मैमथ, ये म्यूटेंट वैरायटी है टोबैको प्लांट की। तो थोड़ा सा धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं क्या हुआ। तो ये म्यूटेंट वैरायटी है, ये इट ग्रू टॉल, सो इट ग्रू टॉल बट डिड नॉट फ्लावर, सो लेट मी राइट इट डाउन, डिड नॉट फ्लावर इन समर्स, समर्स में इसने फ्लावर नहीं किया। तो आपको ऐसा लगा कि मैच्योरिटी तो हो रही है, टॉल हो गया, जिस तरह से मैच्योर होता है प्लांट उस तरह से मैच्योरिटी इसमें आ गई, लेकिन इसने समर में फ्लावर नहीं किया। जब इस प्लांट को ग्रीन हाउस में रखा गया तो देखा ये कि ये दिसंबर में ग्रीन हाउस में फ्लावर कर गया। सो बड़े ध्यान से देखिए, एक ऑब्जर्वेशन को बड़े ध्यान से देखिए कि हुआ क्या। हमने ये कहा कि एक म्यूटेंट टोबैको जिसकी वैरायटी हमने नाम किया दिया मैरीलैंड मैमथ, ये प्लांट ग्रो तो किया, मैच्योर हुआ, टॉल हुआ, लेकिन हमने क्या कहा कि ये बेसिकली फ्लावर नहीं किया समर में, लेकिन ग्रीन हाउस में इसने क्या कर दिया, फ्लावर कर दिया। अब देखिए यहां पर उनको ये समझ में आ गया कि ये जो प्लांट है, अगर इसको एक जो फोटो पीरियड है, जो ड्यूरेशन ऑफ लाइट है, अगर वो 14 घंटे से कम होगी तभी ये फ्लावर कर पाता है। सो यहां पर उनको पता चला कि इसको फ्लावरिंग के लिए एक फोटो पीरियड चाहिए और ये फोटो पीरियड 14 आवर्स से कम होना चाहिए। सो दैट मीन्स, इसका मतलब इन्होंने अब इस प्लांट का नाम रख दिया शॉर्ट डे प्लांट। तो इसको इन्होंने क्या कहा कि ये प्लांट कैसा है, शॉर्ट डे प्लांट है। तो बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिए, मैं आपकी एनसीईआरटी लेके आता हूं, ध्यान से देखिए, इसको हम कह रहे हैं शॉर्ट डे प्लांट। तो हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो फोटो पीरियडिज्म कर रहे हैं, और हमने अब एक टर्म इस्तेमाल की जिसे हमने कहा शॉर्ट डे प्लांट। तो देखिए यहां पर आपकी एनसीईआरटी में शॉर्ट डे, लॉन्ग डे, डे न्यूट्रल प्लांट्स हैं। तो मैंने इतना सारा इंट्रोड्यूस यहां तक पहुंचने के लिए किया है, मुझे उम्मीद है अब आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो अब हम ये कह रहे हैं कि जो शॉर्ट डे प्लांट हैं इनको फोटो पीरियड कम चाहिए। सो इसी आर्ग्यूमेंट से कुछ लॉन्ग डे प्लांट्स हो सकते हैं, और जो लॉन्ग डे प्लांट्स हैं उनको फोटो पीरियड, लेट अस से कि उनको फोटो पीरियड 14 आवर्स से ज़्यादा चाहिए, या एक क्रिटिकल लेंथ से ज़्यादा उनको डे की लेंथ चाहिए। तो इस तरह के प्लांट्स को आप क्या कहेंगे, लॉन्ग डे प्लांट्स कहेंगे। और जिन पर इसका असर नहीं पड़ता, जिन पर इसका असर नहीं पड़ता वो डे न्यूट्रल प्लांट्स हैं। सो डे न्यूट्रल प्लांट्स, शॉर्ट डे प्लांट्स एंड लॉन्ग डे प्लांट्स। मैं आपको बहुत ज़्यादा एक चीज़ वो करूँगा, बेसिकली आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इनके जो भी एग्जाम्पल्स किताब में दिए हों उनको याद करने की कोशिश कीजिए कि कौन से प्लांट्स हैं। तो देखिए, एक मुझे मोटे तौर पे ये समझ में आ गया कि फोटो पीरियडिज्म क्या है, मुझे ये समझ में आ गया कि शॉर्ट डे प्लांट क्या है, लॉन्ग डे प्लांट क्या है, और डे न्यूट्रल प्लांट्स क्या हैं। और ये जो डे न्यूट्रल प्लांट्स हैं इनको मेरे को ये समझ में आ गया, इन पर फर्क नहीं पड़ता। ये जब ग्रो करेंगे, एक मैच्योरिटी के लेवल पर पहुंचेंगे, उसके बाद इस चीज़ के बिना इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि फोटो पीरियड की लेंथ क्या है, दे विल ऑलवेज फ्लावर। सो मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई। तो देखिए, एक और प्लांट पर हम स्टडी दिखाएंगे आपको। देखिए, लेट अस कंटिन्यू दिस डिस्कशन। ग्रेजुअली साइंटिस्ट को ये समझ में आया कि ये जो टर्म है जिसे आप शॉर्ट डे प्लांट कह रहे हैं, ये एक्चुअली लॉन्ग नाइट प्लांट होना चाहिए। तो बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिए, जब मैं आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ा रहा था तो मैंने आपसे ये कहा था कि पीनियल इज स्टिमुलेटेड बाय लाइट, पीनियल लाइट से स्टिमुलेट होता है, और हमने ये कहा था एक्चुअली लैक ऑफ लाइट से होता है। तो जिस टाइम पर डार्कनेस आती है, जब शाम का टाइम आता है, तब पीनियल स्टिमुलेट होता है और वो मेलेटोनिन को सिक्रीट करता है।
तो यहां पर हमें यह पता लगा कि एक्चुअली जो शॉर्ट डे प्लांट है ये फोटो पीरियड पे, मतलब डे ऑफ जो लाइट की ड्यूरेशन है उस पर इतना ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है फ्लावरिंग के लिए, जितना एक क्रिटिकल लेंथ ऑफ नाइट पर या डार्कनेस पर डिपेंडेंट है। तो जो शॉर्ट डे प्लांट है वो एक्चुअली लॉन्ग नाइट प्लांट है। और इसी तरह से आप समझ गए होंगे कि जो लॉन्ग डे प्लांट है वो एक्चुअली एक शॉर्ट नाइट प्लांट है। सो मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ रही होगी। सो दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर, एब्सोल्युटली क्लियर। तो देखिए एक और प्लांट पर जब ये स्टडी किया गया, प्लांट का नाम था कॉकलेबर, इसके ऊपर ज़ैंथियम स्ट्रूमारियम ये प्लांट का नाम है। इसके ऊपर जब स्टडी किया गया तो ये याद रखिएगा ये शॉर्ट डे प्लांट है। सो दिस इज अ शॉर्ट डे प्लांट। तो शॉर्ट डे प्लांट का मतलब ये हुआ कि ये लॉन्ग नाइट प्लांट कैसे पता लगा। तो देखिए मान लीजिए मैं इस तरह से इसको बना देता हूँ, ये एक 24 आवर्स की ड्यूरेशन मैंने आपको बता दी और हमने कहा कि ये शॉर्ट डे प्लांट है, ये लाइट का पीरियड है और ये डार्कनेस का पीरियड है। तो इसमें उन्होंने क्या किया कि इस प्लांट में जब इस लाइट पीरियड को इंटरप्ट किया डार्कनेस से, तो बड़े ध्यान से समझिएगा कैसे पता लगी ये बात कि ये जो पर्टिकुलर जो फोटो पीरियड था इसको इंटरप्ट किया डार्कनेस से, तो उन्होंने देखा कि फ्लावरिंग हो रही है। सो इसका मतलब ये फोटो पीरियड पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ये लाइट मतलब प्रेजेंस ऑफ लाइट पर डिपेंड नहीं कर रहा है। हाँ, अगर उन्होंने यहां पर डार्कनेस को बीच में एक फ्लैश ऑफ लाइट दे करके रोक दिया, इस पीरियड को इंटरप्ट कर दिया, तब उन्होंने देखा कि ये एक्चुअली क्या नहीं हो रही है, फ्लावरिंग नहीं हो रही है। तो मुझे उम्मीद है अब आपको समझ में आया होगा कि ये शॉर्ट डे प्लांट एक्चुअली लॉन्ग नाइट प्लांट है। इसको एक क्रिटिकल लेंथ ऑफ नाइट चाहिए फ्लावरिंग करने के लिए, लेकिन क्योंकि ये नाम चला आ रहा है, ये नाम आपका चला आ रहा है शॉर्ट डे प्लांट और लॉन्ग डे प्लांट, जैसे हम पीनियल की बात करते हैं वो नाम अभी तक हम फॉलो करते हैं। लेकिन हर एक बच्चे के लिए समझना बहुत जरूरी है कि ये शॉर्ट डे प्लांट एक्चुअली एक लॉन्ग नाइट प्लांट है। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन फोटोपीरियडिज्म इज एक्चुअली नॉट द ड्यूरेशन ऑफ द presence of light but actually the absence of light, or I should say the presence of darkness. I hope this thing is absolutely clear. अब देखिए बड़े ध्यान से एक बात को समझिए, एक बात बड़े ध्यान से समझिए। अगर आप इस चीज को थोड़ा ढंग से समझें तो एक और बात आप समझ जाएंगे कि जब मैं लॉन्ग डे प्लांट्स की बात कर रहा हूं तो लॉन्ग डे प्लांट्स को मैं ये कह रहा हूं, बड़े ध्यान से देखिएगा इसको, लॉन्ग डे प्लांट्स को मैं कह रहा हूं कि ये शॉर्ट नाइट प्लांट्स हैं, शॉर्ट नाइट प्लांट्स हैं। तो यहां पर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो क्रिटिकल डार्कनेस का पीरियड है उसकी एक मैक्सिमम ड्यूरेशन होगी। तो यहां पर मैं मैक्सिमम ड्यूरेशन की बात कर रहा हूं। सो इसका मतलब क्रिटिकल नाइट जो है उसकी लेंथ मैक्सिमम हो सकती है, उसके ऊपर नहीं, क्योंकि आप देखिए कि यहां पर नाइट का पीरियड छोटा है तो यहां पर मैं डिफाइन कर रहा हूं मैक्सिमम। और क्या आप ये समझ पा रहे हैं कि शॉर्ट डे प्लांट में जब मैं क्रिटिकल नाइट लेंथ की बात करूंगा तो मिनिमम की बात करूंगा कि कम से कम इतनी जरूर होनी चाहिए, तभी ये क्या करेगा, फ्लावर करेगा। और लॉन्ग डे प्लांट में मैं कहूंगा कि मैक्सिमम इतनी होनी चाहिए। तो देखिए मैं एब्सोल्यूट अमाउंट की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पर मैं एक मैक्सिमम और मिनिमम की बात कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है यह बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। सो आई होप ये सारे कंसेप्ट्स आपको बिल्कुल क्लियर है। अब इसको हम एक काम करते हैं कि कुछ क्वेश्चंस के फॉर्म में आप एक बार देख लीजिए कि ये जो मैक्सिमम मिनिमम की मैं जो बात कर रहा हूं इसका मतलब क्या है, ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और इसके बाद में मैं आपको एक रिप्रेजेंटेटिव क्वेश्चन और कराता हूं इसके ऊपर। तो मुझे उम्मीद है अब आपने ये कर लिया होगा। अब देखिए, ट्राई टू मेक नोट्स हियर, ट्राई टू मेक नोट्स हियर। तो हम एक काम करते हैं कि एक पर्टिकुलर, जैसा हम 24 आवर्स का पीरियड ले रहे हैं वो पीरियड ले लेते हैं यहाँ पर, और इस पीरियड को हमने ऐसे ले लिया और हमने कहा कि ये क्रिटिकल एक हमने बीच में डिवाइड कर दिया। लेट अस टेक 2 or 3 केसेस हियर, और हम बात करते हैं लेट अस से शॉर्ट डे प्लांट की, हम बात करते हैं शॉर्ट डे प्लांट की। तो देखिए अगर ये डार्कनेस का पीरियड केवल इतना है
और ये शॉर्ट डे प्लांट है, तो मैंने ये कहा था कि शॉर्ट डे प्लांट में आपको मिनिमम लेंथ चाहिए जो क्रिटिकल पीरियड से ज्यादा होनी चाहिए। तो ये वो क्रिटिकल पीरियड है, इससे ज्यादा अगर डार्कनेस होगा, ये मिनिमम रिक्वायर्ड है, तो इससे ज्यादा होगा तब हम क्या कह रहे हैं कि वो क्या करेगा, फ्लावर करेगा। मुझे बताइए ये फ्लावर करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि यहां पर आप देखिए हमने क्या कहा, ये शॉर्ट डे प्लांट है, इसका मतलब हम क्या जानते हैं, लॉन्ग नाइट प्लांट है, इसमें मिनिमम क्रिटिकल लेंथ चाहिए जो इससे ऊपर होनी चाहिए। तो इसका मतलब मुझे साफ समझ में आ गया कि ये फ्लावर नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं डार्कनेस का पीरियड इस क्रिटिकल पीरियड से बढ़ा दूं तब बताइए, अगर मैं ये डार्कनेस का पीरियड इस क्रिटिकल पीरियड से इंक्रीज कर दूं तब क्या होगा, ये फ्लावर करेगा कि नहीं करेगा। अब हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, कम से कम होनी चाहिए, कम से ज्यादा ही है। यहां पर मैं मिनिमम डिफाइन कर रहा हूं जो मैं पीछे बता रहा था, और इसको क्वालिफाई कर रहा हूं, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया। तो यहां पर अब क्या होगा, फ्लावरिंग होगा। लेकिन मुझे यह बताइए कि अगर मैं इस डार्क पीरियड को बड़े ध्यान से समझिए, एक बीच में फ्लैश ऑफ लाइट से इंटरप्ट कर दूं, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन। तो आप ये देख पा रहे हैं कि ना तो ये ना ये इस क्रिटिकल लेंथ जितना है, दोनों के दोनों डार्क पीरियड, तो यहां पर फ्लावरिंग नहीं होगी, ये फ्लावरिंग नहीं होगी। सो हमने क्या कहा, यहां पर फ्लावरिंग नहीं होगी। मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लॉन्ग डे प्लांट्स की बात करते हैं। लॉन्ग डे प्लांट्स में हमने ये कहा था कि एक मिनिमम अमाउंट ऑफ, हम अब की बार हम क्या करेंगे, एक मैक्सिमम क्रिटिकल लेंथ की बात करेंगे। और देखिए अब की बार अगर मैं इसी पीरियड को दोबारा से इस तरह से अगर डिपिक्ट करूं, फिर मैंने 3 सिचुएशंस ले ली हैं और मैंने ये एक बात करी। अब आप देखिए इसके नीचे है क्रिटिकल, और ये मैं कह रहा हूं कि ये लॉन्ग डे प्लांट है। ये क्या है, लॉन्ग डे प्लांट है। अब आप जानते हैं लॉन्ग डे प्लांट का मतलब है शॉर्ट नाइट प्लांट। अगर ये शॉर्ट नाइट प्लांट है तो आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि अब की बार यहां पर फ्लावरिंग होगी, यहां फ्लावरिंग होगी, क्योंकि ये क्रिटिकल लेंथ जो मैक्सिमम है उससे नीचे नीचे है। अब की बार हम मैक्सिमम डिसाइड कर रहे हैं। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस विल फ्लावर। हां, अगर आपने इसको इससे बड़ा कर दिया जैसे यहां पर, अब क्या होगा, अब ये फ्लावरिंग नहीं होगी क्योंकि क्रिटिकल से ज्यादा हो गई। यहां पर आप मैक्सिमम डिफाइन कर रहे थे, यहां मिनिमम डिफाइन कर रहे थे। अब तीसरा काम यहां पर हम करते हैं कि करीब करीब बीच में हम एक लाइट से इसको इंटरप्ट कर देते हैं। अब देखिए कि यहां फ्लावरिंग होगी। मुझे उम्मीद है अब आपको यह कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि व्हाट एग्जैक्टली इज अ शॉर्ट डे प्लांट, व्हाट एग्जैक्टली इज अ लॉन्ग डे प्लांट। आप ये डायग्राम बनाइए, आप ये डायग्राम बनाइए। मैं आपको एक और क्वेश्चन इसके बाद कराता हूं। तो एक और क्वेश्चन मैं रिप्रेजेंटेटिव आपको कराता हूं ताकि एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आ सके वो आप आराम से कर लें। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। लेट अस टेक दिस एग्जांपल, समथिंग लाइक दिस। ये जो हम बार बार कर रहे हैं इसका एक एग्जांपल हम फिर ले लेते हैं। देखिए ध्यान से, मैं यहां पर कई सिचुएशंस ले लेता हूं। सो लेट मी टेक 5-6 सिचुएशंस हियर एंड देन वी विल सी व्हाट हैपन्स। तो 1 2 3, तो थोड़ा सा अलग अलग हो सकता है, लेकिन ये याद रखिएगा कि ये सारे ड्यूरेशंस जो है वो इक्वल बना रहा हूं। 4 और ये 5 और लेट अस से एक और ले लेते हैं 6। ये देखिए, अब मैं ये कह रहा हूं कि ये डार्क पीरियड ये है, ये डार्क पीरियड है। अब मुझे ये बताइए कि अगर ये शॉर्ट डे प्लांट है या लॉन्ग डे प्लांट है तो किस में फ्लावरिंग होगी, किस में फ्लावरिंग होगी, मुझे ये बताइए। आप करिए इस क्वेश्चन को। तो इसका मतलब शॉर्ट डे प्लांट है, इसमें फ्लावरिंग नहीं होगी और यहां पर फ्लावरिंग होगी। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई, हमने पहले भी डिस्कस किया। मान लीजिए मैं डार्क पीरियड इतना कर देता हूं। अब मुझे बताइए, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, आई विल गिव यू टाइम। मैं थोड़ा सा बाहर हो जाता हूं स्क्रीन से, आप दिमाग लगाइए। तो अब की बार उल्टा है,
इसका मतलब यहां पर फ्लावरिंग होगी और यहां पर फ्लावरिंग नहीं होगी। अब मुझे फिर मैक्सिमम मिनिमम समझ में आ रहा है। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये एक डार्क पीरियड है, मैंने इसको बीच में, अब की बार देखिए मैंने खाली फ्लैश ऑफ लाइट नहीं यूज किया है, मैं अब की बार केवल रेड लाइट यूज कर रहा हूं। तो जब आप रेड लाइट डालेंगे तो इसमें जो पी आर होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पी एफ आर में। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि रेड लाइट बहुत इफेक्टिव है डार्कनेस के पीरियड को ब्रेक करने के लिए। तो इसका मतलब अब की बार ये वाली सिचुएशन आएगी। सो दैट मीन्स ये फ्लावरिंग ये इस तरह से, दिमाग लगाइए, क्योंकि पी एफ आर वो था जो कि एक्चुअली ट्रिगर करता है इवेंट को, और आपने डार्कनेस का पीरियड तोड़ दिया। फिर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मान लीजिए यही वो पीरियड है और आपने क्विक सक्सेशन में, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था, क्विक सक्सेशन में रेड और उसके एकदम बाद फार रेड दे दिया। तो रेड और फार रेड दे दिया। तो मैंने आपसे ये कहा था इंटर कन्वर्टिबिलिटी की वजह से ये सिचुएशन बिल्कुल ऐसी सिचुएशन हो जाएगी। ये सिचुएशन बिल्कुल ऐसी सिचुएशन हो जाएगी। हमने ये कहा था कि आखिरी वाला जो फ्लैश है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सिचुएशन इस जैसी हो गई, तो इसका मतलब यहां पे फ्लावरिंग हुई, यहां फ्लावरिंग नहीं हुई। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। इसके अलावा एग्जामिनर आपसे ये भी कह सकता है कि ये हमने यहां पर ये डार्कनेस का पीरियड है से फॉर एग्जाम्पल, और हमने क्या किया कि यहां पर पहले रेड दिया आर, उसके बाद फिर मैंने एफ आर दे दिया और उसके बाद फिर मैंने आर दे दिया। तो अब की बार आखिरी कौन है, आर है। तो ये सिचुएशन इस जैसी हो जाएगी, क्योंकि यहां पर पी आर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पी एफ आर में, और डार्कनेस का पीरियड टूट जाएगा। तो इसका मतलब यहां फ्लावरिंग नहीं होगी, यहां फ्लावरिंग हो जाएगी। और एक और एग्जांपल अगर हम ले लें से फॉर एग्जांपल, तो मान लीजिए मैंने सबसे पहले लेट अस से आर, उसके बाद में एफ आर, उसके बाद में आर रेड लाइट, और उसके बाद फिर एफ आर दे दी। तो देखिए इसके बाद फिर मुझे आखिरी वाले स्टिमुलस को देखना पड़ेगा, और इसका मतलब ये सिचुएशन फिर कैसी हो गई, ऐसी हो गई। और इसका मतलब यहां पर फ्लावरिंग होगी और यहां फ्लावरिंग नहीं होगी। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये कंसेप्ट काफी अच्छे से समझ में आया होगा। ये जो एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अब आप क्वेश्चंस कीजिए मास्टर क्लास से, और आपको मैंने बहुत क्वेश्चंस इन चीज़ों पे दिए हैं। बीच में मैंने जर्मिनेशन के बारे में भी थोड़ा सा आइडिया दिया था, और मुझे उम्मीद है अब इस चैप्टर में आपको नीट एंट्रेंस एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। थैंक यू फॉर योर टाइम। प्ले स्टोर पे जाइए, नीट प्रेप टाइप करिए और नीट प्रेप का ऐप इंस्टॉल कीजिए और आज ही मास्टर क्लास से प्रैक्टिस करना चालू करिए।